देखो चैप्टर का नाम है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है, यानी कि मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, ठीक है। तो इसमें ना हमारे जो चारों तरफ किताबें हैं, न्यूज़पेपर है, कैलेंडर्स हैं, पोस्टर्स हैं, ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। लेकिन हमने कभी ध्यान नहीं दिया होगा कि अगर प्रिंटिंग नहीं होती तो ये दुनिया होती कैसी। ये सब कुछ प्रिंटिंग पे ही तो बेस्ड है, ठीक है। तो इस दुनिया को ना टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं हम, ठीक है। हाँ मतलब कि इतना सब कुछ है हमारे पास, लेकिन फॉर ग्रांटेड लेते हैं हम, है ना, जैसे ये कुछ है ही नहीं। अगर ये सारी चीज़ें हटा दें बिल्कुल फीका फीका हो जाएगा, ठीक है। तो इसका बहुत ही लंबी हिस्ट्री रही है इस प्रिंटिंग कल्चर के। पैटर्न बन रहा है इस चादर पे, ये भी प्रिंटिंग ही है। हाँ ये भी प्रिंटिंग है, ठीक है। तो आज ये दुनिया को कहाँ तक ले आया है, इतिहास इसका क्या है और आज कहाँ तक आ गए हम, ठीक है। तो इसी के बारे में है। तो सबसे पहले प्रिंटिंग की शुरुआत, ठीक है, टॉपिक ये है कि द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स। सबसे पहले प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ना चीन, जापान और कोरिया में डेवलप हुई, ठीक है। ये थोड़ा सा समझ में आने वाले चैप्टर है, ठीक है, क्योंकि लाइफ से रिलेटेड है ना। तो ये हाथ से सबसे पहले प्रिंट करने का सिस्टम होता था, हाथ से प्रिंट करते थे, मशीन तो होती नहीं थी। चीन में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, यानी कि सन था 1894, नहीं 594, 594, ठीक है। और 500। हाँ हाँ हाँ, चीन में लकड़ी के ब्लॉक, वुड्स ब्लॉक की स्याही वाली सतह पर कागज को रगड़ कर प्रिंट करा जाता था, ठीक है। यानी कि लकड़ी का कोई ब्लॉक होता होगा, ठीक है, उस पर स्याही वाली सतह पर ठीक है ऐसे करा जाता था। अकॉर्डियन बुक, अब एक बुक थी, उस समय का कागज़ पतला होता था, इसलिए उसके दोनों तरफ प्रिंट नहीं कर सकते थे, पतला होता था, आप छप जाता ना आमने सामने आर पर दिखता। तो लोग करते क्या थे, वे कागज़ को मोड़ कर किनारे से सिल देते थे, जिसे अकॉर्डियन बुक कहा जाता था। अब कैलीग्राफी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इसका मतलब ये होता है कि उस समय भी हाथ से सुंदर लिखने की कला, हाथ से सुंदर लिखने की कला को कहते हैं कैलीग्राफी, ठीक है। तो ये उस समय भी बहुत मशहूर थी। जैसे आज हैंड राइटिंग पर जोर देते हैं ना हम, उस टाइम से लेके आज तक ये सेम ही है। हैंड राइटिंग अच्छी है जिसकी, उसकी मौज, जिसकी हैंड राइटिंग ख़राब है, कचड़ा है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। इसलिए सुंदर सुंदर लिखने पर जोर दिया जाता है, ठीक है। वरना इस दुनिया में उसकी कोई इज्जत नहीं होती है जो घटिया हैंड राइटिंग में लिखता है और पेंसिल से लिख के काट देता है, ठीक है, और इरेजर से मिटाता नहीं है, ठीक है। और इरेजर से मिटाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इरेजर से मिटाना बहुत ज़रूरी है। अगर गलती हो जाए तो, नहीं तो सब गुचुड़ मुचुड़ हो जाता है। समझ में आ गई बात? इरेजर से मिटाना बहुत ज़रूरी है ठीक है। तो चीन में किताबें क्यों छपती थी? चीन में सरकारी नौकरियों के लिए पहले सिविल सर्विस एग्ज़ाम होते थे, ठीक है। तो इन परीक्षाओं की तैयारी के लिए सरकार बहुत बड़ी मात्रा में टेक्स्ट बुक छपवाती थी, ठीक है। बाद में जब व्यापार बढ़ा तो व्यापारी भी अपनी जानकारी रखने के लिए प्रिंट का इस्तेमाल करने लगे। पढ़ना एक ना खाली शौक के तौर पे, लेज़र एक्टिविटी के तौर पर बन गया, ठीक है। जब व्यापारी लोग आए तब बहुत ही शौकिया चीज़ बन गई है, ठीक है। फिर इसके बाद जापान में प्रिंट इन जापान। चीन से बौद्ध मिशनरीज जो धर्म का प्रचार वगैरह करें उन्हें बोलते हैं मिशनरीज, ठीक है। वो 1768 से 1770 के आसपास प्रिंटिंग तकनीक जापान लेके गए, ठीक है। जापान की सबसे पुरानी किताब डायमंड सूत्र, जो कि 868 में लिखी गई, ठीक है। कब लेके गए? जापान में, चीन से जापान में टेक्नोलॉजी लेके गए, ठीक है। वहाँ उकियो ई यानी कि फ्लोटिंग वर्ड की तस्वीर नाम की एक आर्ट फॉर्म बहुत मशहूर हुई, ठीक है। फ्लोटिंग वर्ड की तस्वीर, ये आर्ट बहुत मशहूर हुई जिसमें आम लोगों के अनुभव को दिखाया जाता था। फिर इसके बाद प्रिंट यूरोप कैसे पहुंचा? यूरोप भी तो पहुंचा, वो कैसे पता? हाँ, प्रिंट कम्स टू यूरोप।
तो सिल्क रूट के जरिए चीन ने रेशम और मसाले सिल्क रूट के जरिए चीन से रेशम और मसाले तो आते ही थे। चीन ने एक सिल्क रूट बना रखा था जहाँ से सारा व्यापार होता था, ठीक है। वो ये जो है सिल्क रूट, ये टॉपिक उसमें है ग्लोबल हाँ वाला, वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन। हाँ। तो 11वीं सदी में ना कागज़ यूरोप भी पहुंच गया इसी रूट के जरिए, ठीक है। मार्को पोलो का रोल, एक बंदा मार्को पोलो 1295 में एक खोजी था, एक खोज करने वाला था, एक्सप्लोरर। मार्को पोलो चीन से वापस इटली लौटा और अपने साथ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का ज्ञान लेकर आया, ठीक है। इटली से ये तकनीक उसने पूरे यूरोप में फैला दी, ठीक है। वेलम वर्सेस पेपर। इसके बाद अमीर लोग अभी भी जानवरों की खाल से बने वेलम यानी कि चर्म पत्र पर हाथ से लिखी किताबें पसंद करते थे। जानवरों की चमड़े से उस पर लिखते थे, ठीक है, क्योंकि वे प्रिंटेड किताबों को सस्ता और घटिया समझते थे वो लोग, ठीक है, अमीर लोग। जो चीन में टेक्नोलॉजी करी। हाँ। इसके बाद गुटेनबर्ग की क्रांति। किताबों की मांग इतनी बढ़ गई कि हाथ से लिखना मुश्किल था। हाथ से कितना लिखे भाई। तब जर्मनी के जोहान गुटेनबर्ग ने 1430 के दशक में पहली प्रिंटिंग प्रेस बनाई, ठीक है। 1430 में उन्होंने जैतून यानी ओलिव दबाने वाली मशीन के मॉडल पर अपनी प्रेस बनाई। जैतून का तेल निकालने के लिए मशीन होती होगी, ठीक है। उसी की उसने टेक्नोलॉजी लेके एक मशीन बना दी, ठीक है। किसने बताया ये जैतून कौन से देश का था? जैतून भाई एक ऑलिव होता है ना, ऑलिव ऑयल जैसे होता है, उसका तेल निकालने के लिए एक मशीन होती है, ऑलिव ऑयल निकालने के लिए। ऑलिव एक सीड हो गया या फल हो गया, उसका तेल निकालने की मशीन होती है, कंप्रेस करके निकालते हैं ना। तो उसी मशीन की उसने टेक्नोलॉजी ले ली और एक मशीन बना दी प्रिंटिंग की, ठीक है। कौन से देश का था वो? ये गुटेनबर्ग जो बंदा था ये जर्मनी का था। जर्मनी। हाँ, इसने अपनी प्रेस ही बना दी। प्रेस मतलब जहाँ पे प्रिंटिंग होती है, ठीक है। तो इसने क्या करा, शीशे के सांचों का इस्तेमाल करके अक्षरों के टाइप बनाए और उनकी पहली छपी किताब बाइबल थी। सबसे पहले उसने बाइबल छापी, ठीक है। 1450 से 1550 के बीच पूरे यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस फैल गई, ठीक है। 100 ही साल में पूरे यूरोप में फैल गई, 1450 से लेके 1550 में, ठीक है। फिर इसके बाद प्रिंट क्रांति और उसका असर, द प्रिंट रिवॉल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट, ठीक है। प्रिंट क्रांति सिर्फ किताबें छापने का तरीका नहीं थी, ठीक है, बल्कि लोगों की ज़िंदगी भी इसने बदल दी थी। अब ये कैसे बदल दी थी? एक नया पाठक वर्ग, ठीक है, न्यू रीडिंग पब्लिक, ठीक है, ऑडियंस समझ लो, ठीक है, डेवलप हुई, यानी कि किताबें सस्ती हो गई और बाज़ार में उनकी किताबों की बाढ़ आ गई एक तरीके से, ठीक है। पहले लोग सिर्फ सुनकर ओरल कल्चर से जानकारी लेते थे, ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, अब वे पढ़ के सीखने लगे, पढ़ के भी लेने लगे ज्ञान, ठीक है। सुन के कोई कितना ले लेगा। फिर इसके बाद धार्मिक विवाद और डर, रिलीजियन और फियर का भी इसमें फैक्टर आया, यानी कि हर कोई प्रिंट से खुश नहीं था। चर्च और राजाओं को डर था कि अगर कोई भी कुछ भी छपवाएगा तो लोग बागी हो जाएंगे, यानी कि रिबिलियस हो जाएंगे, मतलब दंगे फसाद कर सकते हैं। अच्छा, वो बागी जो हाँ मूवी उसमें भी तो ये होता है। हाँ, बागी का मतलब समझ गए ना। और अधार्मिक विचार फैलेंगे, ठीक है भाई, कोई भी कुछ भी लिख सकता है, अब तो प्रिंट करवा सकता है। तो धर्म के खिलाफ, तब धर्म को बहुत ही वो माना जाता था, लोगों को मरवा भी देते थे अगर कोई धर्म के खिलाफ थोड़ा भी कुछ बोलता था, ठीक है। तो इसी डर से ये भी विवाद फैला। फिर मार्टिन लूथर 1517 में इन्होंने 95 थीसिस लिखकर कैथोलिक चर्च की बुराइयों की आलोचना करी। इसकी वजह से चर्च में बंटवारा हुआ और प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन की शुरुआत हुई, ठीक है। लूथर ने, यानी मार्टिन लूथर ने प्रिंटिंग को भगवान का सबसे बड़ा तोहफा कहा कि ये तो बड़ी अच्छी चीज़ हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स, चर्च ने
1558 से प्रतिबंधित किताबों की एक लिस्ट रखनी शुरू की ताकि बागी विचारों को रोका जा सके कि भाई ये किताबें बैन है, ठीक है, ये किताबें आप ना पढ़ें, और अगर कोई छाप रहा है इसे तो हमें बताएं, हम उसकी सुताई करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें धर्म के खिलाफ बातें लिखी हुई हैं ना। फिर उसके बाद द रीडिंग मेनिया यानी कि पढ़ने का जुनून लोगों में डेवलप होना शुरू हुआ 17वीं से 18वीं सदी तक। 17वीं 18वीं सदी तक आ चुके हैं अब हम, ठीक है, चलते चलते चल रहा है, ठीक है। 500 सदी तक तो यूरोप में साक्षरता यानी लिटरेसी का मतलब ही यही होता है जो पढ़ सके और लिख सके, ठीक है। तो ये बहुत ना यूरोप में बढ़ गया, लोगों में पढ़ने का एक पागलपन सा सवार हो गया, ठीक है, सबको यूरोप में तो किताबें भी सस्ती हो गई। इंग्लैंड में पेनी चीप बुक्स और फ्रांस में बिलो थिक ब्लू नीले कवर वाली सस्ती किताबें, ठीक है, गरीबों के लिए बेची जाने लगी, ठीक है, मतलब वो गरीब भी पढ़ सकते थे। वैज्ञानिक और दार्शनिक विचार, आइजैक न्यूटन जो वैज्ञानिक था, ठीक है, साइंटिस्ट था, और वॉल्टेयर और रूसो एक फिलोसोफर था, थिंकर था, ठीक है, विचारक था, कि बातें अब आम जनता तक पहुंचने लगी, ठीक है, वो जो भी कुछ बोलते, जो भी एक्सपेरिमेंट करते किताब में छप जाता, ठीक है, और आम जनता भी पढ़ती, ठीक है। ये नहीं कि कुछ सेलेक्टेड लोग ही, अब फैल सकती थी ना चीज़ें, ठीक है, किताब छाप के फैला दिया भाई, अब तो नेट से फैल जाता है, तब तो क्या था, सिर्फ किताबें थी, ठीक है। तो इतनी ज़रूरी थी। फिर उसके बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो अभी बता रहा था वो चैप्टर, ठीक है। कई इतिहासकार मानते हैं कि प्रिंट ने ही क्रांति की ज़मीन तैयार करी। फ्रेंच जो रिवॉल्यूशन हुआ ना, प्रिंट का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि इसने लोगों को तर्क करना सिखाया और राजशाही का मजाक उड़ाया। भाई मान लो कोई जानता ही नहीं है, उसने कोई किताब पढ़ ली, उसको तो अब ज्ञान हो गया ना, उसको तो मान लो किसी को चीज़ एहसास हुई कोई कि भाई ये तो हमारे ऊपर राज कर रहा है, ठीक है, गलत सलत चीज़ें कर रहा है, ठीक है, अब उसने किताब वो पढ़ी, उसको हो गया ज्ञान, तो वो दंगे छेड़ देगा ना कि भाई सही बात है, सही बात लिखी है, ठीक है, अभी बताता हूँ। तो ऐसे इकट्ठे होके लोग क्रांति छेड़ देते थे, ठीक है। तो ये भी एक कारण था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, जो कि कब हुई थी, 1789 में, ठीक है, जिसके बाद किसका शासन हुआ, नेपोलियन बोनापार्ट का, ठीक है, और उसको भी उखाड़ के फेंक दिया गया कब, 1815 में, ठीक है। 19वीं सदी और तकनीकी सुधार, अब आ गई 1800 से लेके 1900 तक, ठीक है। इसमें 19वीं सदी में बच्चे, महिलाएं और मजदूर नए पाठक बने, ठीक है, बच्चे अब पढ़ने के लिए उनकी किताबें आने लगी, महिलाएं भी पढ़ सकती थी। महिलाओं का नाम इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि उनको बहुत वंचित शुरू से रखा जाता था पूरी दुनिया में, ठीक है। वंचित मतलब कि बहुत ही उनको ज़्यादा अधिकार प्राप्त नहीं थे, ठीक है, और मजदूर वगैरह भी लोग थे, उनको भी इज्जत नहीं थी ज़्यादा, ठीक है। बच्चों के लिए स्कूल की किताबें छपने लगी भाई, स्कूल की किताबें छपने लगी, और ग्रिम ब्रदर्स ने पुरानी लोक कथाएँ इकट्ठी करी, जो लोक कथाएँ मुँह से बोली चली आ रही थी या थोड़ी बहुत कहीं लिखी हुई थी, उसने किताबें छापना शुरू कर दिया, वो लिख के, ठीक है, बस बिकनी शुरू हो गई। अब तो हम इसको बहुत ही अंडर एस्टिमेट करते हैं, ताकि शुरू में ही तो बोला, फॉर ग्रांटेड लेते हैं, है ना, तब जब सोचो जब ये चीज़ आई होगी, ये तो एक जादू था ना लोगों के लिए कि भाई साहब। तो ये महिलाओं के लिए विशेष पत्रिकाएं आई, ठीक है, और जैन ऑस्टेन जैसी लेखिकाओं ने महिलाओं को एक मजबूत व्यक्तित्व के रूप में पेश किया, महिलाओं को भी इससे थोड़ी सी शक्ति मिली, ठीक है। अब कोई लेडीज़ होगी, वो कोई किताब लिखेगी तो वो महिलाओं के अधिकारों की बात करेगी ना, तो जो महिला अपने अधिकारों को नहीं जानती, जो सही बात नहीं जानती, उसमें भी थोड़ा सा दिमाग आएगा कि भाई सही बात है, हमें ऐसे दबाया जा रहा है, हमें कोई अधिकार ही नहीं है, अब हम भी क्रांति करेंगे, ठीक है। फिर नई मशीनें, रिचर्ड एम हो ने सिलेंड्रिकल प्रेस एक मशीन बना दी जो 1 घंटे में 8000 पन्ने छाप सकती थी, 8000, ठीक है, उस टाइम पे ये बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी थी। 8000 पन्ने एक टाइम पर, 1 घंटे में, हाँ। और 20वीं सदी में यानी कि 1900 से लेके कब तक,
2000 तक, 2000 ठीक है। अब ये बता। बिजली से चलने वाली प्रेस आ गई, बिजली भी आ गई क्योंकि अब, ठीक है, ये भी आ गई फिर, ठीक है। अब इंडिया का इसमें क्या है, इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट, भारत और प्रिंट की दुनिया। इंडिया का भी तो भाई कुछ होना चाहिए, ऐसे थोड़ी इंडिया को छोड़ देंगे। तो भारत में प्रिंट आने से पहले हाथ से लिखी मैन्युस्क्रिप्ट पांडुलिपियाँ चलती थी, ठीक है। ये पुरानी परंपरा थी हमारे देश में, तो पहले से ही थी। यानी कि ताड़ के पत्तों या हाथ से बने कागज पर लिखी जाती थी ये चीज़, पांडुलिपियाँ, ठीक है। जैसे तुमने देखा होगा वेद पुराण की ऋचाएँ जो हैं वो पत्तों पे लिखी हुई मिलती हैं कभी, ठीक है। कभी एक ऐसी पतली पतली सी किताबें होती हैं, ठीक है, वो हाथ से बने हुए कागज हैं उस पर लिखे हुए मिलती हैं, पांडुलिपियाँ, ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो थी ऐसी। अब प्रॉपर जो आई प्रिंट, जो इनके वाली टेक्नोलॉजी थी चीन वाली, वो आई 16वीं शताब्दी में, पुर्तगाली मिशनरी लेके आया। पुर्तगाल तक तो पहुंच ही चुकी थी, तो पुर्तगाल से आई, डायरेक्ट चीन से नहीं आई। पुर्तगाल मिशनरी था, वो लेके आया। इंडिया में हाँ, गोवा में सबसे पहले उसने अपना प्रिंटिंग प्रेस लगाया, फैक्चुअल क्वेश्चन है। गोवा में सबसे पहले उसने प्रिंटिंग प्रेस लगाया। पहली तमिल किताब 1579 में, और पहली मलयालम किताब 1713 में छपी, ठीक है। जेम्स अगस्टस हिक्की, ये एक बंदा था, इसने 1780 में बंगाल गजट नाम का एक न्यूज़पेपर छापना शुरू कर दिया। न्यूज़पेपर बंगाल गजट, तो सबसे पहला न्यूज़पेपर कौन सा था, बंगाल गजट, भारत का गजट, गजर GAZETE, बंगाल गजट, गैजेट गैजेट, अच्छा ठीक है। गैजेट सुना गैजेट ये सुना। नाम ये एक वीकली न्यूज़पेपर था, ठीक है, डेली नहीं था, वीकली था, ठीक है। जेम्स अगस्टस हिक्की ने इसको शुरू किया, ठीक है। और ये किसी सरकारी प्रभाव में नहीं था, मतलब कोई सरकार नहीं, ये इंडिपेंडेंट वो बंदा चला रहा था, ठीक है, जैसे तुम चलाने लग जाओ, ठीक है। इसके बाद सुधार और बहस, राजा राम मोहन राय, सुना है नाम, राजा राम मोहन राय एक बहुत ही हमारे एक तरीके से वो थे समाज सुधारक, ठीक है। उन्होंने 1821 में संवाद कौमुदी, ये एक उनकी किताब थी या न्यूज़पेपर मान लो, उनका न्यूज़पेपर उन्होंने चलाया। उसके जरिए उन्होंने सामाजिक सुधारों जैसे कि सती प्रथा की बात करी। सती प्रथा जानते हो भाई, पहले के ज़माने में क्या होता था, सती प्रथा ये थी, इन्होंने ही, राजा राम मोहन राय ने ही सती प्रथा को ख़त्म करवाया था। जैसे पहले किसी का पति मर जाता था ना, तो उसको उसकी चिता पे महिलाओं को बिठा के उसको भी जला देते थे कि सती हो जा तू, तुम भी मरो। हाँ, तो तू, तेरा पति तो मर गया, अब तू रह के क्या करेगी, उसे भी जला देते थे, यानी सती कर देते थे, जिंदा। वो तो मर के जला रहे हैं, हाँ उसे जिंदा चिता पे गोद पे सिर रख के पति का बिठाते थे, और वो तड़प तड़प के मरती थी। कितनी बुरी प्रथा थी, और अभी भी होती थी भाई, ये तो प्रथा हमारे देश में कई जगह अभी भी होती थी, हाँ। पति जो मरा हुआ है ना, उसका सिर लेके बैठ गई महिला, ठीक है, वो तो मरा हुआ, और चिता पे बैठ गई और चिता पे लगा देते थे आग, ठीक है। अब कई बार ये भी करते थे भाई, वो तो भागने की कोशिश करेगी ना, कौन मरना चाहेगा, तो कई बार उन्हें बांध भी देते थे, ठीक है। और नशे वाली चीज़, धतूरा, भांग वांग ये सब खूब खिला देते थे, ठीक है, ताकि वो उठ ही ना पाए बेचारी, ऐसे करते थे। तो ये कितनी खराब प्रथा थी। इन्होंने संवाद कॉमेडी ऐसे ऐसे काम करे, ठीक है। और मान लो कोई ना भी मरी, ठीक है, तो वो दोबारा विवाह नहीं कर सकती थी, ठीक है। मान लो कोई विधवा हो गई, वो दोबारा विवाह नहीं कर सकती थी। तो ऐसे ऐसे जो सुधार है ना, ये तो भाई गलत चीज़ है ना समाज की, तो ऐसे ऐसे सुधार पत्रिकाओं और जो प्रिंट के माध्यम से ही हुए, ठीक है, जो कि राजा राम मोहन राय ने करवाए, ठीक है। काम ना हो। हाँ, ऐसे काम ना हो भाई, गलत चीज़ है, लोगों को जागरूक भी तो करना बनता है, ठीक है। लोगों को कैसे पता चलेगा भाई, 100 लोगों के पास अगर कोई अच्छी चीज़ जाएगी, उसमें से 2 लोग तो मानेंगे, मान लो फिर भी 98 लोग अड़िग रहे हैं कि नहीं भाई यही सही है, 2 लोग तो माने, फिर 2 से वो 4 को समझाएंगे, है ना, समझाएंगे, फिर और बढ़ेगी, तो धीरे धीरे टाइम के साथ सुधार आता है, ठीक है।
ऐसी बात नहीं है। तो ये जो रूढ़िवादी जो चीज़ें थी ना हिंदुओं में, ठीक है, इसके विरोध में समाचार चंद्रिका भी निकाली उन्होंने, ठीक है। फिर उसके बाद मुस्लिम विद्वान जो थे, जिन्हें उलमा कहते थे, ने भी अपने धर्म को बचाने के लिए हजारों फतवा जारी करे, ठीक है। फतवा मतलब कि उनके खिलाफ कोई भी चीज़ होती थी ना, वो लिख के फतवा जारी कर देते थे कि गलत चीज़ हो रही है, ये नहीं होनी चाहिए, ये हमारे धर्म के खिलाफ है, ठीक है, लिख के जारी कर देते थे। और सस्ते धार्मिक पर्चे छपवाते थे। इसके बाद वुमेन, पुअर और प्रिंट, महिला, गरीब और प्रिंट, ठीक है। 19वीं सदी के अंत तक, यानी कि 1800 के लास्ट तक, ठीक है, भारत में महिलाओं की शिक्षा पर बहस तेज हो गई, ठीक है। कुछ भी काम नहीं किया है आज, अभी जाते जाते शिकायत करूंगा। 19वीं सदी के अंत तक भारत में महिलाओं की शिक्षा पर बहस तेज हो गई, ठीक है। महिलाओं की शिक्षा, भाई महिलाओं को भी एजुकेशन का राइट होना चाहिए। तो रह सुंदरी देवी, इन्होंने अपनी रसोई में छुपकर पढ़ना लिखना सीखा और अपनी आत्मकथा अमार जीवन नामक एक किताब लिखी 1876 में, ठीक है। छिप छिप के पढ़ती थी ये। कौन? रस सुंदरी देवी, अमार जीवन उसने लिखा, बंगाल की होगी, ठीक है। फिर जाति और वर्ग, ज्योतिबा फुले ने 1871 में अपनी किताब गुलामगिरी में जाति व्यवस्था के अन्याय के बारे में लिखा। 1871 में ज्योतिबा फुले, लेडीज एक, ठीक है, उसने जाति व्यवस्था में जो खराब चीज़ें थी उसके बारे में लिखा। BR अम्बेडकर, ये तो जानते हो, है ना। और पेरियार ने लेख पूरे भारत में पढ़े गए। इन्होंने भी चीज़ें लिखी, किताबें लिखी, इनके लेख पूरे भारत में पढ़े गए। ये तो पढ़े लिखे लोग थे, वैसे भी विदेश में जाके पढ़े थे ये, ठीक है। इसके बाद कानपुर के मजदूर, काशी बाबा जैसे मिल मजदूरों ने छोटे और बड़े का सवाल, ये एक उन्होंने किताब लिखी, लिखकर वर्ग शोषण को उजागर करा, ठीक है। एक ये मजदूर था काशी बाबा, ठीक है, उसने मजदूरों के सपोर्ट में बातें लिखी, ठीक है। इसके बाद सेंसरशिप क्या होती है? किसी चीज़ पर प्रिंटिंग पर रोक लगाना या वो बहुत सारे रूल रेगुलेशन डाल देना, ठीक है। शुरुआत में जो अंग्रेज थे उस वक्त, तो अंग्रेज सिर्फ अपने ही लोगों पर सेंसरशिप लगाते थे, यानी जो कंपनी की आलोचना करते थे उस पर, यानी कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी की जो बुराई कर रहे हैं वो छापने ही नहीं देते थे, ठीक है। बेशक सब सच्चाई लिख रहे हैं, उनके लिए तो वो बुराई हो रही है ना, हाँ, रोक लेते थे उन्हें, ठीक है। देखते थे क्या छाप रहे हैं, ऐसे नहीं छापने देते थे, ठीक है। लेकिन 1857 में क्या हुआ? विद्रोह हुआ था हमारे देश में, 1857 की क्रांति, याद है ना। अंग्रेजों का रवैया इसके बाद और सख्त हो गया, क्योंकि भाई 1857 की क्रांति कहीं ना कहीं इसी वजह से हुई कि लोगों के पास चीज़ें भी पहुंचती थी, ठीक है, प्रिंट के माध्यम से। तो एक फैक्टर ये भी था। फिर अंग्रेजों ने एक एक्ट लाया 1878 में, जिसको बोलते थे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कानून आयशिस प्रेस कानूनों पर आधारित था। इसके जरिए सरकार को भारतीय भाषाओं की न्यूज़पेपर की रिपोर्ट और एडिटोरियल्स को सेंसर करने का पूरा हक मिल गया, ठीक है। अगर चेतावनी के बाद भी कोई न्यूज़पेपर बागी विचार छापता था, यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ कोई चीज़ छापता था, तो उसके प्रेस को जब्त कर लेते थे, ठीक है। बंद तुम्हारा प्रेस, हमारे खिलाफ बात छापोगे तुम्हारा प्रेस ही बंद कर देंगे, आपको छाप ही नहीं सकते तुम, बोलो तुम क्या बोलोगे, छापो क्या छापोगे। तो इसके विरोध में ना अब ये कितना खराब कानून निकाल दिया अंग्रेजों ने, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो बाल गंगाधर तिलक नाम सुना है? बाल गंगाधर तिलक नाम सुना है? यार तुमने सुना ही नहीं। ये नेता थे बहुत फेमस, ठीक है। इन्होंने अखबार अपना निकाला केसरी के नाम से। केसरी भाई आज वाला पंजाब केसरी नहीं, वो अलग था उनका, ठीक है। पंजाब केसरी सोच रहे होगे या केसरी सोच रहे होगे आज भी। तो इसने ना राष्ट्रवाद का प्रचार करा, जिसके लिए उन्हें जेल भी हुई, ठीक है। भाई अंग्रेज तो जेल में डाल देते थे ना जो देश की बात करता था, है ना। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हैं
कि 18वीं सदी में यूरोप के लोगों को ऐसा क्यों लगता था कि प्रिंट संस्कृति ज्ञान लाएगी और निरंकुशता यानी कि डेस्पोटिज्म को ख़त्म करेगी, क्योंकि प्रिंट की वजह से किताबें सस्ती हो गई और आम जनता तक विचार पहुंचने लग गए। ठीक है, पहुंच बढ़ गई, पहुंच। ठीक है, यानी कि अवेलेबिलिटी। ठीक है, दूसरी चीज़ तर्क और बुद्धि यानी कि रीज़न और इंटेलिजेंस लोगों की डेवलप होने लगी। ठीक है, अब वैज्ञानिक जो थे, साइंटिस्ट और जो फिलोसफर थे, जो अच्छी अच्छी बातें सोचते थे, ठीक है, कि भाई दिमाग की बत्ती जल गई। ठीक है, ऐसे ऐसे विचार लोगों के पास पहुंचने लग गए और लोग होशियार होने लगे। ठीक है, लोग सीखने लगे और वे अंधविश्वास जो बहुत सारे थे ना, उसको साइड में करके और रीज़न, तर्क पर, साइंस पर भरोसा करने लगे। ठीक है, कि भाई इसके पीछे कोई कारण है, अच्छा ये कारण है। ठीक है, अब किसी ने एक नहीं तो सोचा, उसके विचार सब तक पहुंच गए। ठीक है, फिर उसके बाद निरंकुशता पर हमला। निरंकुशता का मतलब पता है ना, कि कोई एक ही बंदा शासन कर रहा है अपनी मर्जी से, जो मर्जी उसका मन कर रहा है वही कर रहा है। ठीक है, तो इसके खिलाफ भी भाई जनता एक राय बनाने लगी। ठीक है, राजाओं और तानाशाही को ख़त्म करने लगी। ठीक है, फिर इसके बाद भारत वाला। भारत में राष्ट्रवाद के विकास में प्रिंट नेशनलिज्म इसने प्रिंट संस्कृति में कैसे मदद करी। भारत में जो नेशनलिज्म डेवलप हुआ, नेशनलिज्म मतलब देश, एक देश की भावना। ठीक है, हम भारत के लोग हैं। ठीक है, प्रेम की भावना जागती है ना। ठीक है, पैट्रियोटिज्म जिसे बोलते हैं, देशभक्ति जिसे बोलते हैं, है ना। इसमें यह हुआ, जागरूकता बढ़ी भाई लोगों में। ठीक है, न्यूज़पेपर ने अंग्रेजी शासनों के बुराइयों और इन सब के बारे में बताया। ठीक है, ठीक है, जो कि पैन इंडिया तक पहुंचा, पूरे इंडिया तक पहुंचा। ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ न्यूज़पेपर ने जो जागरूकता फैली, न्यूज़पेपर ने फैलाई जागरूकता लोगों के बीच में। ठीक है, जो कि इंडियन लोग छाप रहे थे। हाँ, लोग जागरूक हुए। ठीक है, कि अंग्रेज उनके साथ क्या क्या अत्याचार कर रहे हैं। ठीक है, खबरें पहुंची। फिर उसके बाद बहस और डिबेट्स हुई। ठीक है, डिस्कशन हुए। ठीक है, यानी प्रिंट ने सामाजिक सुधारों, जाति व्यवस्था और स्वतंत्रता के मुद्दों पर, यानी कि इंडिपेंडेंस, ये सब जो है इंग्लिश में तुम जानते ही हो। ठीक है, इसकी ओपन रूप में बात होने लगी, ओपन तरीके से लोग बात करने लगे कम से कम। ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं चलता था कि हम गुलाम हैं। ठीक है, वो एक तरीके से जैसे घोड़ा होता है ना, उसके ऊपर बांध देते हैं, जहाँ हाँकते हैं वहीं चलते हैं। ठीक है, वैसा हाल था। तो कम से कम अब लोग पढ़ रहे थे तो उनकी दिमाग की बत्ती जल रही थी, अच्छा ये कर रहे हैं हमारे साथ ससुरे, इनके खिलाफ कुछ करना पड़ेगा। फिर उसके बाद नेताओं का योगदान। ठीक है, जैसे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, इस टाइप के नेताओं ने, ठीक है, ज्योतिबा फुले, ये समाज सुधारक, राजा राम मोहन राय, ये सब नाम याद रखना। ठीक है, इन लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक वो बनाया, माहौल बनाया। ठीक है, फिर उसके बाद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट याद रखना, 1878 में आया, 1878 में। उस पर तुम्हें पता होना चाहिए, 1857 के बाद भारतीय, भाई छोड़ो जल्दी से छोड़ दो भाई, जल्दी समझ लो। इसने 1857 के बाद ना भारतीय भाषाओं के अखबारों पर कंट्रोल करा। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने। ठीक है, ये प्रेस कानून के उस पे था कि भाई अब हर कोई कुछ भी नहीं छाप सकता है, अब हम देखेंगे, हम बताएंगे कि क्या छापना है। ठीक है, गलत छापोगे तो तुम्हारा बंद और कर देंगे, 2 चांटे अलग से लगाएंगे, जेल में अलग से डाल देंगे, और ज़्यादा बकवास करी तो फांसी पे भी लटका देंगे। भाई हमारी मर्जी, अंग्रेज तो ऐसे ही थे। ठीक है, इसके बाद शक्तियाँ, सरकार को अधिकार मिल गया कि वो न्यूज़पेपर की खबरों को ट्रैक कर सकें, और जो बागी लोग थे, जो सीडिशियस लोग थे, यानी रिबेलियस लोग थे, उनको रिपोर्ट मिलने पर पहले तो चेतावनी दे देते थे। चेतावनी तो नाम की बात है, डायरेक्ट ही उनको अंदर कर देते थे, उनका प्रेस पे ताला मार देते थे और धमका देते थे, और सज़ा भी देते थे अंग्रेज। हाँ। ठीक है, तो यही इसमें यही है भाई, जैसे प्रिंट कल्चर का आना बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारे समय में इंटरनेट का आया। हमारे समय में इंटरनेट आया, हमें कितनी अच्छी चीज़ मिल गई, है ना। ऐसी उन्हें कितनी अच्छी चीज़ मिल गई थी, है ना, है कि नहीं बात। तो जैसे कि इंटरनेट ने जानकारी के लिए सबको आसान बना दिया है ना, कुछ भी 1 मिनट में गूगल कर लो, तुरंत हाजिर। ठीक है, वैसे ही लोग अपनी बात पूरी दुनिया को बता सकते थे। ठीक है, किताब के जरिए, उस समय की वो टेक्नोलॉजी थी।
टेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ यही नहीं होता नेट वाली चीज़, ठीक है। टेक्नोलॉजी वो भी तो एक थी, टेक्नोलॉजी बताया था ना एक दिन, सारी चीज़ टेक्नोलॉजी है। अगर किसी ने गेट बनाया तो ये भी एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है। अगर किसी ने कपड़े बुनना शुरू किया, कपड़े कैसे बुनते हैं वो भी एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है। आग जलाया, आग कैसे जलती है ये भी एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो आसान बना दिया और अपनी बात पूरी दुनिया को बता सकते थे हम, ठीक है, प्रिंट के जरिए। वैसे ही सदियां लगी, सदियां, हजारों साल लगे, सैकड़ों साल लगे डेवलप होने में, है ना। और प्रिंटिंग प्रेस बना, ठीक है। और इसने पुराने जो नियम थे, जो बहुत ही ट्रेडिशनल थे, बहुत ही ऑर्थोडॉक्स थे, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स मतलब कि पुरानी विचारधारा की, उसको चुनौती दी, ठीक है, भाई ये गलत काम है, ठीक है। और आम जनता, आम आदमी अब ज्ञान की ताकत को समझने लग गया, ठीक है। तो इसी पे ये पूरा चैप्टर बेस्ड था, ठीक है। समझ में आया ही होगा, ठीक है, समझ में आया है। सन था हाँ पिछले वाले पिछले वाले में तो भाई यही था, इसमें तो बातें हैं ना। इसमें मतलब समझ आया अच्छे से। हाँ, अब मैं इसको थोड़ा सा समराइज और कर देता हूँ ताकि तुम्हारा एकदम पक्का हो जाए, तुम्हें ये पढ़ने की जरूरत भी नहीं। सबसे पहले प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ डेवलप हुई? चाइना, जापान और कोरिया में, ठीक है, शांत एकदम, ठीक है। चीन में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का इस्तेमाल होता सबसे पहले, ठीक है। यानी इसमें स्याही वाले लकड़ी के ब्लॉक पर पेपर रगड़ा जाता था ताकि प्रिंट हो जाए, ठीक है। चीन की पारंपरिक अकॉर्डियन बुक को साइड से मोड़कर उसको पतले कागज को मोटा कर दिया जाता था ताकि दोनों साइड प्रिंटिंग हो सके, ठीक है। कैलीग्राफी का मतलब तुम्हें पता ही है, सुंदर और स्टाइलिश तरीके से लिखने की कला, ठीक है, स्टाइल है ये कैलीग्राफी। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। चीन का इंपीरियल स्टेट प्रिंटेड सामान का बहुत ही बड़ा प्रोड्यूसर था, ठीक है। चीन प्रिंटेड सामान बनाता था बहुत ज़्यादा, ठीक है। और बनाता क्यों था? क्योंकि सिविल सेवा, भाई लोगों को चाहिए थे काम करने के लिए, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए लोग, ठीक है। ये बहुत ही पुरानी चीज़ थी भाई। आजकल के जो आईएएस होते हैं ना, वो उस समय में भाई 1000 साल पहले चाइना में भी होते थे, ठीक है। वो देखते थे कि कैसे चलाना, ठीक है, एक तरीके से अधिकारी, है ना। ओए चुप, ठीक है। तो वहाँ सिविल से बहुत सारी टेक्स्ट बुक चाहिए थी ना, नॉलेज के लिए, भाई कैसे काम करना है, पहले ज्ञान तो हो, तब हमारी तुम्हारी परीक्षा लेंगे, तब रखेंगे तुम्हें, ठीक है। फिर 17वीं सदी तक प्रिंटिंग केवल अधिकारियों तक सीमित नहीं रहे, ठीक है। जो बहुत से ऑफिसर थे वो ही नहीं देख सकते थे, अब हर कोई, मतलब हर कोई इतना भी नहीं, व्यापारी तक, ठीक है। अभी भी हर कोई की पहुंच में नहीं है, ठीक है। गरीब और ये सब के पहुंच से अब भी दूर है, ठीक है, 17वीं शताब्दी में, ठीक है। व्यापारी तक मिलने लगा उन्हें, ठीक है। जो थोड़े से मिडिल क्लास के थे उन्हें मिलने लग गई प्रिंटेड चीज़, ठीक है, वो अफोर्ड कर सकते थे, खरीद सकते थे। फिर जापान में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी बुद्धिस्ट मिशनरीज लेके गए थे, ठीक है। कब लेके गए थे? 1768 से 1770 के बीच में, ठीक है। फिर डायमंड सूत्र, ये क्या थी? जापान की सबसे पहली पुरानी प्रिंटेड किताब, डायमंड सूत्र, हिंदी जैसा नाम लग रहा है सूत्र, लेकिन ये उनकी थी, ठीक है, जिसमें 6 शीट थी और लकड़ी के चित्र थे। फिर यूकोयो ई, ये एक आर्ट फॉर्म है जिसका मतलब है पिक्चर्स ऑफ फ्लोटिंग बुक, फ्लोटिंग वर्ल्ड, ठीक है, जिसमें आम इंसानी अनुभवों को दिखाया जाता है, ठीक है। फिर मार्को पोलो एक बंदा था जो 1295 में चीन से वर्ल्ड ब्लॉक प्रिंटिंग का ज्ञान वापस इटली लेकर आया, इटली लेकर मार्को पोलो, ठीक है। इटली से ही सब कुछ यूरोप में फैला, ठीक है। यूरोप में अमीर लोग वेलम, वेलम का मतलब जानवरों की जो स्किन होती थी उस पर लिखते थे, ठीक है, ठीक है। इस पर हाथ से लिखी किताबों को पसंद करते थे, ठीक है। और प्रिंटेड की किताब को सस्ता और बेकार समझते थे, ठीक है, चीप हाँ, कि ये क्या है। फिर किताबों की डिमांड बढ़ने लगी, पर स्क्राइब्स यानी कि नकल करने वाले, जो लिखने वाले लोग थे, स्क्राइब बोलते हैं जिन्हें, इसकी मांग भी बढ़ गई इसी वजह से। भाई किताब की डिमांड बढ़ रही है तो लिखने वालों की नहीं बढ़ेगी क्या? फिर तो एक बुक सेलर के पास 50-50 लेखक काम करते थे, लिखने वाले। भाई कोई बुक बेच रहा है, कोई पीछे लिख भी तो रहा है, ऐसे तो नहीं है कि मशीन लगा रखी है छाप दिया, पहले हाथ से ही लिखते थे, ठीक है, सबसे पहले। फिर हाथ से लिखी मैन्युस्क्रिप्ट बहुत नाजुक यानी बहुत फ्रेजाइल होती थी, आसानी से टूट फूट फट फुट आ जाती थी, ठीक है। और बहुत महंगी भी होती थी, भाई मेहनत, टाइम लग रहा है, मेहनत लग रही है, ठीक है।
पेज को छापने में कॉस्ट लग रही है, ठीक है, जिसे कहीं ले जाना बहुत मुश्किल होता था, ट्रांसपोर्टेशन मुश्किल था। फिर एक बंदा निकल के आया, जोहान्स गुटेनबर्ग, ठीक है, इसने जर्मनी के स्ट्रासबर्ग आपने बोला था स्ट्रासबर्ग में 1430 में दशक की पहली प्रिंटिंग प्रेस बनाई, ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस बना दी उस बंदे ने, ठीक है। और इस बंदे ने, गुटेनबर्ग ने क्या करा, जो जैतून निकालने की यानी कि ऑलिव से तेल निकालने की जो मशीन होती थी उसकी टेक्नोलॉजी अपनाई, ठीक है, और उस प्रिंटिंग प्रेस का अपने मॉडल के रूप पे यूज़ किया, ठीक है। और गुटेनबर्ग ने मेटल्स टाइप बनाए जो रोमन अल्फ़ाबेट के 26 अक्षर लिखते थे, जो ABCD होते हैं, ठीक है, ये रोमन होती है, पता है ना, जिन्हें मूवेबल टाइप प्रिंटिंग मशीन कहते हैं, ठीक है। गुटेनबर्ग की प्रेस में छपी पहली किताब कौन सी थी? बाइबल, ठीक है। इसकी 138 प्रतियां यानी कि कॉपीज छपने में 3 साल लग गए, 3 साल, 138। आजकल तो 1 मिनट में हजारों बुक छाप देती है एक मशीन, ठीक है, स्पीड में छापती है ना। तो 3 साल लग गए, उस समय के हिसाब से ये बहुत तेज था, उस समय के हिसाब से, ठीक है। शुरुआती प्रिंटेड किताबें देखने में मैन्युस्क्रिप्ट जैसी ही लगती थी, यानी कि वो हाथ से लिखी हुई लगती थी, और उनके बॉर्डर हाथ से सजाए जाते थे। उसने तो छाप दिया बस, ठीक है, प्रिंट, बॉर्डर उसका डिजाइनिंग देना हाथ से करते थे, ठीक है। फिर प्रिंट रिवॉल्यूशन आ गया, यानी कि प्रिंट की क्रांति, अब तो बाढ़ सी आ गई, ठीक है। सिर्फ किताबों का नया तरीका नहीं था, बल्कि इसमें लोगों का जानकारी और संस्थाओं के साथ रिश्ता ही बदल गया, ठीक है, मतलब अब हर कोई पढ़ सकता था, ठीक है। किताबें सस्ती होने लगी और एक नया रीडिंग पब्लिक यानी पढ़ने वाली जनता का एक सेक्शन ही, भाई ये ऐसे बोलते थे, ये पढ़ने वाले लोग हैं, ठीक है, ऐसे। और फोक टेल्स, जो पुरानी कथाएं होती थी, वो छपनी शुरू हो गई किताबें में, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन की शुरुआत हुई, ठीक है, जिसकी वजह से मार्टिन लूथर ने चर्च की कुरीतियों के खिलाफ, जो चर्च में बहुत सारी गलत सलत चीज़ें भी थी, उसमें गलत सलत चीज़ों के खिलाफ एक किताब लिखी जिसका नाम था 95 थीसिस, 95 याद रखना। मार्टिन लूथर ने प्रिंटिंग को अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड कहा, ठीक है, कि भाई साहब क्या चीज़ बनाई है खुदा, ठीक है, क्योंकि इसने विचारों को तेजी से फैलाया ना भाई। तो इसके बाद एक बंदा था मोशियो नाम के एक इतालवी यानी कि इटैलिक मिलर को बाइबल की अपनी व्याख्या करने की वजह से रोमन कैथोलिक चर्च ने मार दिया, ठीक है, कि भाई अपने हिसाब से क्यों तू डिफाइन कर रहा है, हम जो कह रहे हैं बाइबल में है ये वो है ना, तू कैसे अपनी बाइबल लिख रहा है, मार दिया उसको, ठीक है। फिर चर्च ने डमी विचारों को रोकने के लिए 1558 से, यानी कि अपने मर्जी से अब कोई नहीं छाप सकता है, उसने इंडेक्सेस ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स, यानी कि जिस पे रोक टोक है, प्रतिबंध है जिस पे, ठीक है, इस बुक को कोई छाप नहीं सकता है, ठीक है, इसकी लिस्ट बना दी, ठीक है, इसकी लिस्ट बनाई और लोगों को बताई ये बुक कोई नहीं पढ़ेगा, ठीक है। 18वीं सदी तक यूरोप के कुछ हिस्सों में लिटरेसी रेट 60 से 80% तक पहुंच गया, यानी कि इतने लोग पढ़ने लग गए, ठीक है, 80% तक लोग पढ़ने के शौकीन हो गए, ठीक है, जिसे रीडिंग मैनिया पैदा हुआ। रीडिंग यानी पढ़ने का पागलपन, मैनियक का मतलब पता है ना, पागल, मैनियक। फिर उसके बाद पेनी चैप बुक इंग्लैंड और बिब्लियोब्लूक फ्रांस जैसी सस्ती किताब गरीबों के लिए भी बाजार में आ गई, ठीक है। पीरियोडिकल प्रेस ने करंट अफेयर्स और एंटरटेनमेंट के साथ इसको पेश करना शुरू कर दिया, ठीक है। फिर आइजैक न्यूटन वगैरह का ये दौर था, ठीक है, 1700, 1600, 1700, 1800, ठीक है। वॉल्टरी, रूसो, ये सब वैज्ञानिक थे, विचारक थे, थिंकर्स थे, ठीक है, साइंटिस्ट थे। इन सब के विचार प्रिंट के जरिए आम जनता तक भी पहुँचे, वरना कहाँ आम जनता तक ये पहुँचते, ठीक है, टॉप लोगों में होके रह जाते थे, ठीक है, और मर जाते थे, कोई दिखता भी नहीं था इनकी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पहुँची। फिर लुइस सेबेस्टियन मर्सियर ने कहा कि प्रिंटिंग प्रेस जो है वो प्रोग्रेस का सबसे शक्तिशाली इंजन है, ठीक है, प्रोग्रेस इसी के जरिए हो सकती है जो डेस्पोटिज्म यानी निरंकुशवाद को ख़त्म कर देगा। पता है इसका मतलब डेस्पोटिज्म का ना भाई, बताया तो था,
इसका मतलब ये कि कोई भी अपने मर्जी से, मतलब एक बंदा है वो अपनी मर्जी से कोई कुछ भी करे, जैसे नॉर्थ कोरिया का किम जोंग उन, ठीक है, अगर घर जल रहा है और किम जोंग उन की फ़ोटो भी है उस घर में, जो कि ज़रूरी है लगाना, और अपनी जान बचा के भाग गए, किम जोंग उन की फ़ोटो नहीं निकाली, या अपने बच्चे को निकाल के बचा के भाग गए, किम जोंग उन को नहीं बचाया, उसकी फ़ोटो मात्र को, तो वो मरवा देता है उसे। निरंकुशवाद है कि नहीं है? कि भाई अपने बच्चों को चाहे बचाओ चाहे मत बचाओ, अपने आप को बचाओ चाहे मत बचाओ, अगर किम जोंग उन की फ़ोटो जल गई तो तुम गए काम से, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कानून हैं उसके, ठीक है। तो ये सब था जिसको बोलते हैं डेस्पोटिज्म, ठीक है भाई। लोग जागरूक होंगे तो ये चीज़ ख़त्म होगी ना, ठीक है। अब वो क्या करता है, कोरिया वाला ही एग्जांपल ले लो, नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उन, वो मीडिया को उसने ब्लॉक कर रखा है, ठीक है। उसके देश में जो वो चाहेगा वही टीवी पे दिखेगा, इतने टाइम से इतने देश की ही न्यूज़ जो वो चाहेगा, मतलब उसने लोग बैठा रखे हैं कि यही चीज़ दिखनी चाहिए, देश के खिलाफ कोई बात नहीं, मेरे खिलाफ तो मैं तो भगवान हूँ, उसको लोग भगवान की तरह पूजा करते हैं, ठीक है। वो जो हेयर स्टाइल कह देगा वही हेयर स्टाइल रखेंगे, ठीक है। अगर ज़रा सा भी हेयर स्टाइल चेंज कर दिया खलास, ठीक है। अगर किसी ने कुछ भी फालतू बोल दिया खलास, अलग अलग तरीके से मरवाता है, ठीक है। पागल कुत्तों के आगे छोड़ देगा, ऐसे करता है कि नहीं? नॉर्थ कोरिया में ऐसे रूल है नॉर्थ कोरिया। हाँ, साउथ उनकी जनता को पता भी नहीं है कि बाहर भी एक दुनिया है, हाँ, वो एकदम बंद कर रखा है एकदम। ना यहाँ के लोग वहाँ जा सकते हैं, यहाँ के लोग तो वहाँ जा सकते हैं, लेकिन बहुत चेकिंग होती है, बहुत देख, लेकिन रिकॉर्डिंग वगैरह और बहुत ही चेक करा जाता है, करने पड़ते हैं। रूल्स फॉलो करते हैं बिल्कुल। हाँ, वहाँ के यहाँ नहीं आ सकते, यहाँ के तो जा सकते हैं, वो निकल ही नहीं सकते वहाँ। नहीं निकल सकते, वो ना ऐसे घूमने आ सकते। बाहर नहीं जा सकते अपने देश को छोड़ के। तुमने कभी नहीं देखा होगा कि नॉर्थ कोरिया का बंदा है ये यहाँ पे, जा ही नहीं सकता है, उसकी दुनिया वहीं है। और साउथ कोरिया और वो तो साउथ कोरिया तो भाई आज़ाद है, वो तो अलग देश है, पहले ये कोरिया एक ही देश होता था, फिर नॉर्थ कोरिया अलग हो गया 1949 में शायद, ठीक है, फिर ये दोनों अलग अलग देश हो गए। अलग अलग हो गए, ठीक है। अब छोड़ो भाई, तुम छोड़ो। तो इसके बाद क्या कहते हैं, इतिहासकार जो थे, हिस्टोरियंस जो थे, उनका ये मानना था प्रिंट कल्चर ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ था 1789 में, उसके लिए एक ज़मीन ग्राउंड तैयार कर दिया था, ठीक है। क्योंकि लोग जागरूक हो रहे थे, इसने परंपरा और अंधविश्वास पर सवाल उठाना शुरू कर दिया था, ठीक है, जो ट्रेडिशनल वाली चीज़ें थी, ठीक है, और बुरी बुरी चीज़ें थी जो सोसाइटी की इविल जो सोच थी, ठीक है, उस पर क्या कहते हैं अटैक करना शुरू कर दिया। इंग्लिश में तो लिख ही लोगे तुम, है ना, आती है ना इंग्लिश बनानी, बस तो ठीक है। तो 19वीं सदी में प्राथमिक जो प्राइमरी एजुकेशन थी वो कंपलसरी हो गई, ठीक है, और चिल्ड्रन जो बच्चे थे उनको ना किताबों को पढ़ने से उनको सहायता मिल गई, किताबों के माध्यम से पढ़ाया जाने लगा, ठीक है। ग्रिम ब्रदर्स ने जर्मनी में किसानों से पुरानी लोक कथा इकट्ठी करके उन्हें बच्चों के लिए बदला, महिलाओं के लिए पेनी मैगजीन्स और घर चलाने के लिए मैनुअल छापे जाने लगे, मैनुअल्स, जिससे वे महत्वपूर्ण पाठक बन गई, ठीक है। अब लेडीज़ भी पढ़ने लग गई, बच्चे भी पढ़ने लग गए, और जो मजदूर थे वो भी पढ़ने लग गए, ठीक है। और 19वीं सदी में लैंडिंग लाइब्रेरीज ने सफ़ेद पोश कार्यकर्ताओं, यानी कि जो बहुत साफ़ सुथरा काम करते थे ऑफिस में बैठ के, और जो कारीगर लोग थे जो हाथ से काम करते थे, उनको एजुकेट करने में बहुत मदद करी, ठीक है। लैंडिंग लाइब्रेरीज ने, एक लाइब्रेरी होगी जो किताब छापती होगी, एक तरीके से कंपनी एक प्रिंटिंग की, ठीक है। फिर इसके बाद रिचर्ड एम हो, इसने बिजली से चलने वाला सिलेंड्रिकल प्रेस बनाया, रिचर्ड एम हो ने, ठीक है। ये 1 घंटे में 8000 शीट प्रिंट कर सकता था, ठीक है। फिर उसके बाद ग्रेट डिप्रेशन आया, ठीक है। ग्रेट डिप्रेशन यानी कि मंदी, पूरी दुनिया में आर्थिक जो चीज़ें थी ना, गरीबी बढ़ने लग गई, ठीक है। इसके समय में किताबों की बिक्री बढ़ाने के लिए प्रकाशकों ने, जो पब्लिशर्स थे, पेपर बैक एडिशन, सस्ती पेपर वाली किताबें निकालनी शुरू कर दी, ठीक है। भाई अब लोगों के पास पैसा नहीं है तो वो सस्ती करनी शुरू कर दी, भाई अब तो खरीदो।
इसके बाद भारत में सबसे पहले संस्कृत, अरेबिक और पर्शियन में हाथ से लिखी मैन्युस्क्रिप्ट की पुरानी परंपरा थी ही, ठीक है। और भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस कब आई थी? 16वीं सदी में, यानी कि 1500 के मिडल में, 1500 से 16 के बीच में। हाँ, उसके मिडल में आई, जो कि एक पुर्तगाली मिशनरी था, ठीक है, वो गोवा में आई, ठीक है। जेम्स एगस्टस हिक्की ने 1780 में बंगाल गजट, जो कि भारत का पहला न्यूज़पेपर था, उसको शुरू करा, ठीक है, जो एक इंडिपेंडेंट था और वीकली न्यूज़पेपर था, ठीक है। फिर राम मोहन रॉय, इन्होंने 1821 में संवाद कौमुदी नामक जो पत्रिका थी, यानी कि जो क्या कहते हैं मैगजीन थी, उसको पब्लिश करना शुरू करा ताकि समाज में सुधारों की बहस करी जा सके, ठीक है, गलत गलत चीज़ें ख़त्म हुए। जो मुस्लिम लोग थे, मुस्लिम जो उलमा होते थे, जो धर्म की व्याख्या करते थे, ठीक है, मुस्लिम, उसने अंग्रेजी शासन के प्रभावों को कम करने के लिए लिथोग्राफिक प्रेसिस का इस्तेमाल कर हजारों फतवा जारी करे, ठीक है। ये हमारे धर्म के खिलाफ है, ये हमारे धर्म के खिलाफ है, लिख लिख के जारी करने लग गए, ठीक है, प्रिंटिंग के माध्यम से ही। फिर 1810 में कलकत्ता से तुलसीदास की रामचरितमानस का पहला प्रिंटेड एडिशन आया। रामचरितमानस लिखी थी किसने? तुलसीदास ने, ठीक है, 1400 में लिखी थी कुछ, लेकिन उसका जो प्रिंटेड मटेरियल था वो सबसे पहले 1810 में प्रिंट हुआ, ठीक है। उससे पहले भाई उन्होंने छोटे छोटे उस पर लिख दी होगी हाथ से। नहीं भाई, कोलकाता में प्रिंट करी गई, प्रिंट मोड में, ठीक है, मशीन से। राजा रवि वर्मा, एक ये बहुत ही ना पेंटर बहुत बड़े मशहूर थे, राजा रवि वर्मा, ठीक है। इन्होंने ना पौराणिक कथाओं की पेंटिंग्स को मास सर्कुलेशन के लिए प्रिंट कराया। उन्होंने पेंटिंग करी, फिर उसको प्रिंट करा के लोगों के बीच में छोड़ देते थे, ठीक है। बहुत ही फेमस ये पेंटर रहे हैं हमारे देश के, राजा रवि वर्मा, ठीक है। फिर रास सुंदरी देवी, इसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसका नाम था अमार जीवन। ये पहली इंडिया की लेडीज़ थी जिसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी 1876 में, ठीक है। ये रसोई में छुप छुप कर पढ़ती थी, ठीक है, और सीखती थी, और उसके बाद लिखी इन्होंने ये चीज़, ठीक है। फिर ज्योतिबा फुले एक सोशल रिफॉर्मर थी, ठीक है, लेडीज़ थी, जिसने अपनी किताब गुलामगिरी, जो कि 1871 में जाति व्यवस्था यानी कि कास्ट सिस्टम, सब पता है ना इंग्लिश में, कास्ट सिस्टम के जो अन्याय होता था यानी इनजस्टिस होता था, उसके बारे में लिखी बातें, ठीक है। सारे टर्म्स इंग्लिश में पता होने चाहिए, ठीक है। फिर काशी बाबा एक वर्कर था मिल में, एक फैक्ट्री में, उसने भी एक चीज़ लिखी, छोटे और बड़े का सवाल, ठीक है। इसमें भी उस बंदे ने जाति और वर्ग के शोषण को दिखाया। फिर 1878 का तुम्हें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पता होना चाहिए, जो कि आयरिश प्रेस कानूनों पर आधारित था, जिसका मकसद था भारतीय भाषाओं के अखबारों को सेंसर करना। जो इंडियन लैंग्वेजेस में न्यूज़पेपर लिख रहे हैं उस पर रोक लगा देना और उसको देखना क्या लिख रहे हैं, गलत लिखते ही बंद, सजा अलग से, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने कौन सी वो छापी, कौन सा पेपर निकालते थे वो? केसरी, ठीक है। केसरी में क्रांतिकारियों का पक्ष लिया, जो भी अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाता था उनके सपोर्ट में थे वो, ठीक है, जिसकी वजह से उन्हें 1908 में जेल भी हो गई, ठीक है, अंग्रेजों ने जेल दे दी उन्हें। और लास्ट में ये है कि गांधी ने कहा था कि महात्मा गांधी ने ये कहा था कि वाणी यानी कि जो हम बोलते हैं, ठीक है, प्रेस और संघ बनाने की आज़ादी, एक तो वाणी बोलना और एक प्रेस लिखना जो प्रिंट हो रहा था, और एक संघ यानी कि ऑर्गेनाइजेशन बनाने की, ठीक है, कोई भी पार्टी अपनी बना सकता है, ठीक है। इसकी आज़ादी स्वराज की लड़ाई का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, यानी कि हमारा देश आज़ाद हो सकता है तो ये 3 चीज़ बड़ा रोल अदा करेंगी। पहला तो हम बोल क्या रहे हैं, ठीक है, एक्सप्रेस क्या कर रहे हैं, और प्रेस छाप क्या रही है, और ग्रुप जो बन रहे हैं, जो पार्टीज बन रहे हैं वो किस टाइप की बन रही हैं, ठीक है। तो ये सब उसी से ही रिलेटेड था। ये चैप्टर भी तुम्हारा हो गया।